तो प्रिय साथियों, आज हम आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ लाइट बताएंगे। प्रकाश का क्या इतिहास है, यानी प्रकाश के विषय में पूरा डिटेल से जानकारी देंगे कि प्रकाश क्या होता है। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है और जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कोई कमरा है और वहाँ पर अंधेरा हो, प्रकाश ना हो, प्रकाश की अनुपस्थिति हो, तो क्या आप लोग उस कमरे में वस्तुओं को देख पाएंगे? ये जान पाएंगे कि कौन वस्तु कहाँ पर रखी है? नहीं जान पाएंगे। तो कब जानते हैं? जब उसमें प्रकाश आता है तब। तो इसलिए वस्तुओं को देखने के लिए या जानने के लिए, पहचानने के लिए मेन भूमिका किसकी है? प्रकाश की है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है और जो आपका जो दृष्टि ज्ञान है उसको जागृत करती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये कोई किताब है और इस किताब को देखना है, ऐसे रख दी गई किताब, ठीक है। तो अगर ये किताब प्रकाश ना होता तो क्या आपको ये किताब दिखाई पड़ती? ना दिखाई पड़ती। इसलिए हमें जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सब प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात वस्तुओं को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो क्या है? प्रकाश है। तो इस प्रकार से हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? क्योंकि प्रकाश तो स्वयं अदृश्य है, लेकिन जब प्रकाश इस वस्तु पर पड़ेगा फिर इससे प्रकाश टकराकर आपकी आंख की रेटिना पर पड़ता है, तब वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात प्रकाश परावर्तित होता है। अभी इसके विषय में आगे हम लोग जिक्र करेंगे कि परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के गुण देख लीजिए। पहले आप लोगों ने प्रकाश के विषय में तो समझ ही लिया। प्रकाश की परिभाषा क्या है? प्रकाश, हम लोग की यूनिट क्या, टॉपिक क्या है? प्रकाश, लाइट। तो हमने बताया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है या फिर जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। क्योंकि जो आपका संसार है रंग बिरंगा है, अनेक प्रकार के फूल, पौधे, पेड़ ये सब हैं, ठीक है। और अनेक प्रकार के स्थल हैं, प्राकृतिक स्थल हैं, इन सब का मनोरंजन लेना है तो ये सब प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा हमने शब्द यूज किया, तो यहाँ पर देखेंगे ऊर्जा क्या है। ऊर्जा भी जो है कई प्रकार की होती है, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, वृत्तीय ऊर्जा है। इस तरह से ऊर्जा भी बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। तो ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, ठीक। यानी कोई भी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। एनर्जी इज नॉट लॉसेस और नॉट प्रोड्यूसेस बट इट इज चेंज्ड वन फॉर्म्स टू एंड अदर फॉर्म्स। यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसको उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो प्रकाश भी एक प्रकार से क्या है? ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा, ठीक। अब प्रकाश के गुण हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या गुण हैं। तो जो आपको पहला पॉइंट आता है वो आपका क्या है? प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। अब देखिए ये कैसे प्रूफ हुआ सीधी सरल रेखा में चलता है प्रकाश। आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है ये प्रकाश। जैसे मान लीजिए कि सपोज एज एग्जाम्पल ये कोई एक बुक है, ठीक है। अब सीधी सरल रेखा की बात कही जा रही है। देखिए यहाँ पर ये प्रकाश इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो आप लोग को पीछे कुछ परछाई दिख रही होगी। अगर प्रकाश सीधी सरल रेखा में ना चलता तो इसकी परछाई पीछे ना दिखाई देती।
इससे ये पता चल रहा कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चल रहा है। जैसे ये डायरेक्शन जा रहा, तो ये देखिए अगर इसकी परछाई पीछे ना बनती तो ये हम कह सकते थे कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में नहीं चलता है। लेकिन इस परछाई का बनने का मतलब यही हुआ कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है, अर्थात इसका मेन प्रमाण क्या है, प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो प्रकाश की निर्वात में चाल चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर वायु वगैरह ना हो, ठीक है, निर्वात कहलाता है। तो ये प्रकाश की निर्वात में चाल हो गई। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश सघन और विरल दोनों माध्यम में चल सकता है, निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। अगर प्रकाश निर्वात में ना चल पाता तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक ना पहुंचता, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है बहुत ही ऐसा लंबा क्षेत्र है जो कि निर्वात क्षेत्र है, और उस निर्वात क्षेत्र को पार करते हुए प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, चलता है, सकता नहीं, सकता का मतलब ये हुआ कि हो सकता ना चले, लेकिन प्रकाश निर्वात में भी चलता है, ठीक। अर्थात प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात ये आ रही है कि प्रकाश सघन माध्यम में भी चलता है और विरल माध्यम में चलता है। तो यहाँ पर सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो सघन और विरल दो माध्यम यहाँ पर है। सघन का मतलब ये हुआ कि ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण या अणु क्या हो, पास पास हो, वो क्या कहलाता है, सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या है, विरल एक ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण या अणु क्या हो, दूर दूर हो, तो ये क्या कहलाता है, विरल माध्यम। सघन माध्यम के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि जल है, ठीक, या कांच है, ये सब एग्जाम्पल जैसे हैं सघन माध्यम के लिए। और विरल माध्यम के लिए यहाँ पर वायु है या निर्वात है, ये सब एग्जाम्पल किसके लिए हो जाएंगे, विरल माध्यम के लिए हो जाएंगे। अब बच्चों अगला पॉइंट जो आता है साथियों, प्रकाश में बहुत से प्रॉपर्टीज हैं, बहुत से प्रकाश के गुण हैं, बहुत बड़ा विस्तृत भंडार है। जैसे कि अगला पॉइंट आता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है। अब ये हम लोग समझेंगे परावर्तन क्या है। तो परावर्तन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी वस्तु है, ठीक, अगर किसी दीवार से या कहीं से टकरा कर वापस हो गई तो उसे परावर्तन कहेंगे। इस प्रकार से प्रकाश है, तो प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर या तल पर जब गिरता है तो इसके बाद वो टकरा कर दूसरी साइड में वापस लौट जाता है, अपने माध्यम में वापस लौट आता है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अर्थात जब प्रकाश किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है और आपतित होने के पश्चात वह अपने ही माध्यम में वापस लौट आता है, तो प्रकाश का यह गुण प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ये बोर्ड है, अगर इस पर प्रकाश पड़ रहा है, इसके बाद जो है ये अपने माध्यम में वापस लौट जाए
तो ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश में अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। तो देखिए प्रकाश में अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन क्या है? तो अपवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि इस घटना के लिए यानी अपवर्तन वाली घटना के लिए दो प्रकार के माध्यम होने चाहिए, एक तो सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम अभी हमने बताया ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण या अणु दूर पास पास हो, सघन माध्यम कहलाता है। और विरल माध्यम जिसमें माध्यम के कण या अणु दूर दूर हो, विरल माध्यम कहलाता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह प्रकाश की किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, अर्थात मार्ग में थोड़ा सा परिवर्तन कर देती है। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि एक बाल्टी में स्वच्छ जल भरा है तो आपको नीचे तक दिखाई देता है। अगर उसमें आप लोग घर पर प्रयोग करके देखना, उसमें अगर कोई एक सीधी छड़ डाले बाल्टी में, तो ऊपर देखिए वायु है, तो वायु के कण क्या है? दूर दूर, तो ऊपर जो हो जाएगा आपका विरल माध्यम। फिर जो स्वच्छ जल है, जल के कण क्या है? पास पास, तो वो क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। तो आपको पहले ये बताया जा चुका है कि जो भी वस्तु आपको दिखाई देती है प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है। तो जब प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा तभी तो आपको अंदर वस्तु दिखाई देगी। तो वस्तु देखिए, जो भी छड़ अगर आप उस जल में डालेंगे तो छड़ थोड़ा सा टेढ़ी नजर आएगी। टेढ़ी का मतलब ये हुआ जो प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश कर रही है वो अपना मार्ग परिवर्तित कर दी। जब मार्ग परिवर्तित कर दिया तभी वस्तु में परिवर्तन नजर आ रहा है। अगर वो प्रकाश की किरण मार्ग में परिवर्तन न होता तो वो वस्तु सीधी दिखाई देती। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रकाश की किरण है वो माध्यम पर भी डिपेंड करती है और उसके चाल में भी परिवर्तन हो जाता है। तो आप लोगों को अपवर्तन समझ में आ गया। इसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रकाश में विवर्तन होता है। विवर्तन, अब देखिए विवर्तन क्या है? यानी प्रकाश में भी विवर्तन होता है और ध्वनि में भी होता है। तो विवर्तन का मतलब ये हुआ, यहाँ पर प्रकाश के विवर्तन का मतलब ये हुआ कि प्रकाश का आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब कुछ भाग, मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अभी एक उदाहरण के लिए मान लीजिए ये कोई बुक है या कोई बुक उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बुक है, ठीक। अब देखिए प्रकाश में विवर्तन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर प्रकाश की किरण सीधी रेखा में तो आ रही है, लेकिन इसकी जो परछाई बन रही है इसके साइज की बननी चाहिए, क्योंकि ये सीधी रेखा में जा रही है, ठीक। इसमें तो प्रकाश गुजर नहीं रहा है, पास नहीं हो रहा है, तो इसके साइड से प्रकाश जाता है, इधर से भी जाता है। इसकी परछाई जो इतनी एरिया बन रही है, तो परछाई भी जो है, ये जो एरिया बन रही है, ये एरिया इस एरिया के बराबर होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो एरिया है इस एरिया के बराबर नहीं है, लेकिन कभी कम और कभी ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर देखिए अब जो है एरिया बढ़ती जा रही है, इसके बाद ये एरिया क्या हो रही है? कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो इससे ये पता चलता है कि जो प्रकाश की किरण आ रही है ये साइड से जब गुजरती है तो ये आंशिक रूप से यानी कुछ भाग मुड़ जाती है। तो ये प्रकाश को जो आंशिक मुड़ना है ये क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। फिर अगला पॉइंट, जैसे कि प्रकाश धातु में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन करता है। अब देखिए धातुएं क्या होती हैं?
धातुएं कहने का मतलब ये है कि जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, ठीक है, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का स्थानांतरण अर्थात आवेश का प्रवाह हो जाता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, वो क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। तो जब धातुओं पर प्रकाश पड़ता है, ठीक, तो उसमें जो धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? उत्सर्जित होने लगते हैं। तो यही होता है कि धातुएं कुछ समय के पश्चात क्या होती है? गर्म हो जाती है। गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, चूँकि जितने भी सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं, वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु के अंदर नाभिक होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के बाहर वो अलग अलग कक्षाओं में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, वितरित रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गतिशील रहते हैं और आकर्षण बल भी कार्य करता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच। लेकिन जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की अपेक्षा काफ़ी दूरी पर होते हैं, तो उनमें आकर्षण बल की जो मात्रा होती है वो कम होती है, जिसके कारण अगर थोड़ी सी भी एनर्जी दे दी जाए उनको तो वो शायद अपनी कक्षा को छोड़ दें। तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन अक्सर धातुओं में पाए जाते हैं। इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में प्रवेश करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी प्रवेश करेगा तो कहीं एक ऐसी पोजीशन आएगी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा जाएंगे। टकराने पर क्या होता है, या फिर परमाणु टकरा जाएंगे तो वहाँ पर देखिए एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसलिए जो है धातुओं पर जब कंटिन्यू प्रकाश पड़ता रहता है, जिससे सूर्य के प्रकाश में अगर कोई वस्तु रख दी जाए या धातु रख दी जाए तो धातु क्या होती है? कुछ समय के पश्चात गर्म हो जाती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, जो धातुओं में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है प्रकाश। इस तरह से बहुत से पॉइंट बनते हैं और अगला जैसे पॉइंट है प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण की घटना देखिए अभी आप लोगों को आगे चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। व्यतिकरण क्या होता है इसकी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। जब दो समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ, जब दो तरंगें समान आयाम और समान आवृत्ति की एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती है तो उनके परस्पर अध्यारोपण के कारण कुछ बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता होती है वो अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो अगला पॉइंट जैसे प्रकाश में ध्रुवण होता है। प्रकाश में ध्रुवण होता है, ठीक। तो इसकी भी व्याख्या आगे चलकर कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से प्रकाश की प्रॉपर्टीज हैं, बहुत गुण हैं, ठीक है। तो बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा और प्रकाश के बारे में जानकारी कर लीजिए कि प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे बताया गया प्रकाश कण के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है, इसकी व्याख्या कैसे हुई। तो एक वैज्ञानिक थे जो कि भौतिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं और आप लोगों को उनका नाम पता होगा, सर आइजैक न्यूटन। और इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और इन्होंने ये बताया सन 1675 ईस्वी की बात है, 1675 ईस्वी में। क्योंकि आप ये जानकारी कहेंगे कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, तरंग प्रकृति है या कण प्रकृति है, ठीक। वैसे तो वास्तविकता यह है कि प्रकाश अलग अलग घटनाओं में कहीं पर तरंग प्रकृति फॉलो करते और कहीं पर कण प्रकृति फॉलो करते, ठीक है। इसका एक्सप्लेन में बहुत से मत हैं अनेक वैज्ञानिकों के, लेकिन अब बात आती है सर आइजैक न्यूटन की। सर आइजैक न्यूटन ने 1675 में अपना एक कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसमें उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश
अत्यंत अनेक सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। अब ये भी बताया कि जो प्रकाश कणों के रूप में चलता है, ये सब जितनी कणिकाएं हैं अपने साथ गतिज ऊर्जा को लेकर जाती है। काइनेटिक एनर्जी यानी गति कर रहे हैं तो अपने साथ गतिज ऊर्जा को लेकर जाती है। और इनका जो साइज भी होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक कणिकाओं का साइज अलग अलग होता है और ये कणिकाएं अलग अलग कलर की भी होती हैं, यानी अलग अलग रंग की होती है। ये सब घटनाएं बताया। तो उन्होंने ये बता दिया कि प्रकाश कणों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने इस आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या की। दो की व्याख्या हो गई कणों के रूप में, लेकिन प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या कणिका सिद्धांत पर नहीं हो पाई। तो 3 वर्ष पश्चात अर्थात सन 1678 में एक हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस थे। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर ये बताया कि प्रकाश जो होता है ये तरंगों के रूप में संचरित होता है, अर्थात तरंग प्रकृति बताई। इस आधार पर उन्होंने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन व व्यतिकरण इन चारों की व्याख्या कर दिया। लेकिन उस समय केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के विषय में जानकारी थी, लेकिन एक स्टेप ये छूट गया। जब न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने ये बताया था कि जो प्रकाश की चाल होती है, अपने कणिका सिद्धांत के आधार पर यह बताया था कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में कम यानी इसमें दिख नहीं रहा। प्रकाश की जो चाल होती है 1675 में न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में कम व सघन माध्यम में अधिक होती है। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक फोको थे। कौन से थे? फोको। उन्होंने ये बता दिया कि जो प्रकाश की चाल होती है वो विरल माध्यम में अधिक होती है तथा सघन माध्यम में कम होती है। ठीक इसके बाद 3 वर्ष पश्चात 1675 के बाद 1678 में हालैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने अपने प्रयोगों द्वारा ये बता दिया कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है, और इस आधार पर उन्होंने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन व व्यतिकरण की व्याख्या कर दिया। लेकिन उस समय केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के विषय में जानकारी थी, ध्वनि तरंगों के विषय में। तो ये बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में तो चलता है, लेकिन किन तरंगों के रूप में चलता है? अनुदैर्ध्य के रूप में। तो ये मतभेद काफ़ी दिनों तक चलता रहा और इसके विषय में मतलब यही सब लोग जानते रहे कि प्रकाश जो है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात एक उनके सामने घटना आई हाइगेंस महोदय के सामने, वो थी प्रकाश का ध्रुवण, जिसकी व्याख्या इन्होंने अनुदैर्ध्य के रूप में नहीं कर पाई। अर्थात प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण की व्याख्या अनुदैर्ध्य के रूप में हो गई, लेकिन एक ऐसी घटना प्रकाश किया गई जिसका नाम था प्रकाश का ध्रुवण। इसकी व्याख्या उन्होंने अनुदैर्ध्य के रूप में नहीं कर पाई। फिर काफ़ी समय के पश्चात, लगभग 140 वर्षों के पश्चात, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रेनल थे। फ्रेनल, जिन्होंने ये बताया कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में तो चलता है, लेकिन किन तरंगों के रूप में चलता है? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। तब उस आधार पर
इन्होंने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण व प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या की। तभी से आज तक भी यही पता चल रहा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। लेकिन भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स जो प्रकृति पर आधारित है, प्रकृति में जो भी घटना दिख रही है ये सब कमाल फिजिक्स का है। तो यहाँ पर बाद में जो है ये पता चला अंधेरे के रूप में चलता है, तो अनुप्रस्थ के रूप में चलता है। लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटनाएं जो जिनकी व्याख्या जो है कण के रूप में हुई, और कुछ ऐसी घटनाएं जिनकी व्याख्या तरंग के रूप में हुई। तो इस प्रकार से प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताई गई, अर्थात कहीं कहीं पर प्रकाश की जो प्रकृति है वो कण के रूप में है, और कहीं कहीं पर प्रकाश की प्रकृति जो है तरंग के रूप में लागू होती है। इस प्रकार से बताया गया कि प्रकाश की कैसी प्रकृति है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, एक तो कण प्रकृति और दूसरी तरंग प्रकृति। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर में इसी का एक्सप्लेन और ज़्यादा किया जाएगा।